नमस्कार, डीडी राजस्थान के खास प्रोग्राम अलबेलो राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं अर्पिता आज के विचार से। बिल्कुल पुनीत जी, आज के विचार की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर और आज का विचार क्या कहता है, हारने वाला वो है जिसने अपने सपनों को छोड़ दिया है। जब तक आप कोशिश कर रहे हैं आप तब तक हारे ही नहीं हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर सिंह साहब के इस खूबसूरत विचार से आगे बढ़ते हैं। इतिहास के पन्नों में, इतिहास में बहुत कुछ ऐसा घटा है जो जानना ज़रूरी है, बेहद खास है। और वर्ष 1943 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारत की आज़ादी का झंडा फहराया था। बिल्कुल 2008 की अगर हम बात करते हैं तो आज ही के दिन सूर्य शेखर गांगुली ने 46वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता था। बताना चाहेंगे कि सूर्य शेखर गांगुली एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। 16 साल की उम्र में उन्होंने इंटरनेशनल जीता, 19 साल में ग्रैंड मास्टर बन गए थे और भारत सरकार ने उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया है। अब बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी की। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन देश की आर्थिक उन्नति के स्तंभ रहे हैं। उनके योगदान को भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने अपने काम के साथ ही आत्मविश्वास से भारत की तस्वीर बदली थी। 14वें प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जीवन के बारे में जानते हैं। 26 सितंबर 1932 में पंजाब में जन्म हुआ, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। बैचलर्स और मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स की डिग्री उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से 1952 और 1954 में हासिल की। उसके बाद कैम्ब्रिज में 1957 में वो इकोनॉमिक ट्राइपोज के लिए गए थे। फिर डीफिल उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1962 में हासिल किया और भारत वापस आने के बाद में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बतौर टीचर अपना जीवन प्रोफेशनल करियर शुरू किया। 1971 में कॉमर्स मिनिस्ट्री में आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे और फिर अंततः धीरे धीरे यात्रा चलती रही। फिर प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे, यूजीसी के चेयरमैन रहे और राज्यसभा में 1991 में फिर उनकी एंट्री हुई और लीडर ऑफ अपोजिशन 98 से 2004 रहे। फाइनेंस मिनिस्ट्री में नरसिम्हा राव जी की सरकार में 91 to 96 एज अ फाइनेंस मिनिस्टर रहे और 22 मई 2004 से 22 मई 2009 में पुनः भारत के प्रधानमंत्री रहे। पद्म विभूषण 1987 में उन्हें अलंकृत किया गया। यूरो मनी अवार्ड फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर इन द ईयर 1993 मिला। एशियन मनी अवार्ड फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर इन 1993-94 अगेन मिला और जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश सेंट्री अवार्ड इंडियन साइंस कांग्रेस ने उन्हें 1985 में दिया। देखते हैं हम इस उनके निधन पर देश के और विदेश के नेताओं ने क्या ट्वीट किया है और उनके बारे में क्या बातें कही हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके निधन पर कहा है, इंडिया माउंट्स द लॉस ऑफ वन ऑफ इट्स मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड लीडर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। राइजिंग फ्रॉम हम्बल ओरिजिन ही रोज टू बिकम अ रेस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट। बिल्कुल, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट किया है, व्हाइल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही वाज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेटेजिक करेक्शन टू आवर फॉरेन पॉलिसी। श्री पीयूष गोयल यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लिखते हैं ट्विटर पर, हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म चार्टेड अ न्यू पाथ ऑफ डेवलपमेंट फॉर द नेशन। बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके से देखा जाए न केवल नेशन वाइज अगर हम देखते हैं और वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं, तो वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करें तो फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अपनी बुक जो है प्रॉमिस्ड लैंड में भी उनका जिक्र किया था। उन्होंने मैन विद अनकॉमन विजडम उनको ऐसा बोला था। तो आगे क्या कुछ आज खास रहने वाला है पुनीत हमारे कार्यक्रम में? अर्पिता, सुबह का वक्त है और सुबह यानी कि प्रभात। आज के खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभात पंकज, Director, Jaipuri Institute of Management, Jaipur. He is an economist, TEDx speaker. He has been conferred by the AICT the National Happiness Unicorn Award. He was invited to World Government Summit 2019 by Ministry of Happiness UAE. आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कहा जाता है कि मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने वाले आर्किटेक्ट रहे हैं। आप एक अर्थशास्त्री हैं। आज के दिन खास जब उनके जीवन पर हम चर्चा करने वाले हैं, How do you see Manmohan Singh ji as an अर्थशास्त्री?
सबसे पहले धन्यवाद आपका। सुबह सुबह आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने विचारों को साझा करूँगा दर्शकों के साथ, आपके साथ। तो मनमोहन सिंह जी के साथ कुछ खासा लगाव रहा। 1985 में जब मैं अपने मास्टर्स कर रहा था, उस वक्त ये इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, तो उनसे बातचीत करने का, उनके वक्तव्य को सुनने का मौका मिला। तो बाद में चल कर के जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपने घर पर इनवाइट किया था इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के मेंबर्स को, तो हमें उसमें भी शामिल होने का मौका मिला था। तो 2-3 तरह से मैं मनमोहन सिंह जी को देखना चाहूँगा। पहले तो एक व्यक्ति के रूप में देखना चाहूँगा, दूसरा अर्थशास्त्री के रूप में जैसा आपने कहा, तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में देखना चाहूँगा, और चौथा ऑफ कोर्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके रूप में इवैल्यूएशन हो सकता है उनका। तो उसमें मैं बहुत सक्षम नहीं हूँ इवैल्यूएट करने का, लेकिन मैं उनको एक व्यक्ति के रूप में और अर्थशास्त्री के रूप में ज़रूर इवैल्यूएट करना चाहूँगा। तो व्यक्ति के रूप में मैं देखता हूँ कि बहुत ही हम्बल व्यक्ति थे। इतने हम्बल व्यक्ति बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। मृदुभाषी, बहुत ही सौम्य स्वभाव के, और उनके जो दर्शन थे, देखने से जब आप मिलते थे तो उनके चेहरे पर एक आभा दिखाई देती थी, और बड़ा ही वेलकमिंग व्यक्तित्व के धनी थे वो। और शास्त्री के रूप में देखा जाए तो उनकी जो लैंग्वेज थी, मैं आपको पर्टिकुलरली बताना चाहूँगा क्योंकि मैंने उनके काफ़ी वक्तव्य सुने हैं। तो जो उनका लैंग्वेज था, वो इतना परफेक्ट लैंग्वेज वो बोलते थे कि मुझे कभी कभी आश्चर्य होता था कि कोई इतना परफेक्ट लैंग्वेज कैसे बोल सकता है। और ख़ास करके उनका जब कंपैरिजन में एक ही व्यक्ति से करता था, वो हैं अमर्त्य सेन, जो इकोनॉमिस्ट हुए, और जो एडम स्मिथ हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट, जो जिनको अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो एडम स्मिथ का जो लैंग्वेज था और अमर्त्य सेन का लैंग्वेज और मनमोहन सिंह का लैंग्वेज, तीनों में काफ़ी सिमिलैरिटी दिखती है। तो बहुत ही परफेक्ट लैंग्वेज यूज़ करते थे और बहुत इंक्लूसिव अप्रोच थी उनकी। सोसाइटी के हर वर्ग को इंक्लूड करके बात करते थे। एग्जैक्टली। और सिंपल लैंग्वेज, जो उनका जो लिटरेचर के धनी थे, वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते। उनकी राइटिंग्स भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वो लिखते थे। और अर्थशास्त्री के रूप में देखें तो ऑफ कोर्स जिस वक्त उनका आगमन हुआ इंडिया के इकोनॉमिक पटल पर, ऐसे कहा जाए, जब उनको 1991 में बुलाया गया फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में, नरसिम्हा राव जी ने उनको इनवाइट किया और बुलाया उनको, खास बुलावे पर वो आए थे। तो उसके बाद जो उन्होंने किया वो काफ़ी इसे पार्ट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आया इंडियन इकोनॉमी में। उसके पहले का जो अर्थशास्त्र जैसे हम चलाते थे अपने देश को, और जो उसके बाद हम चलाना हमने शुरू किया, दोनों में एक बड़ा फर्क दिखता है। जमीन आसमान जो लिबरलाइजेशन किया और प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोले, अंतर्राष्ट्रीय पटल के लोगों को भी आने का। और खास करके ऐसे क्राइसिस के टाइम में वो आए थे, जब आप देखें तो इकोनॉमी का जो शेप एंड साइज था वो बहुत ही अच्छा नहीं था। इन्फ्लेशन डबल डिजिट में जा रहा था। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो लगभग 1 बिलियन पर आ गया था, जो कि दो वीक के इंपोर्ट से भी कम रह गया था। और अगर आप देखें करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा काफ़ी हाई चला गया था। करंट अकाउंट जो फिस्कल डेफिसिट था वो लगभग 8% से भी ऊपर जा रहा था। तो ये सारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी इंडियन इकोनॉमी की। और ये जो स्थिति डमाडोल हुई वो बड़े शार्प तरीके से हुई थी। जैसे 2009 का अगर आप फिगर देखें, फॉरेक्स रिजर्व लगभग $600 मिलियन का था, लेकिन 2011 तक आते आते वो 1 बिलियन पर रह गया। तो इन्हें कर्ज में डूबा हुआ इकोनॉमी काफ़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा था। तो वहाँ पर ये आए और इन्होंने एक नए अर्थशास्त्र को जन्म दिया कि जो स्टेट इंटरफेरेंस है या स्टेट ओन्ड जो अर्थशास्त्र है उसको हटा करके हम मार्केट को थोड़ा सा लाएं और मार्केट को भी मौका दें काम करने के लिए, और प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने बढ़ावा दिया और इस तरह से आगे उन्होंने इकोनॉमी को ले गए। और डिवैल्यूएशन, सबसे पहले तो उन्होंने शॉर्ट टर्म मेजर्स में डिवैल्यूएट किया इकोनॉमी को। उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुआ और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर उसका असर हुआ। तो इस तरह से बड़े सारे मेजर्स उन्होंने लिए जिससे की वजह से टर्न अराउंड। अच्छे लीडर की यही पहचान होती है कि क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी को ढूंढे और अपने विचारों से मंथन करके कुछ ऐसा नया कर गुजरे कि जो जहाँ लोगों को लग रहा है कि अब कुछ डेड एंड की स्थिति आ गई है,
और फिर से एक नए रास्ते का निर्माण कर दें। बिल्कुल सर, आपसे ये जानना चाहेंगे जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है महान अर्थशास्त्री कहे जाते हैं हमारे भारत देश के, जब उस वक्त 2004 से अगर 14 की बात करें वो प्रधानमंत्री पद पर रहे, आर्थिक स्थिति संकट में थी उस वक्त 1991 की अगर हम बात भी करते हैं उससे पहले की, तो किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को भी हम जोड़ते हैं उससे। अगर बात करें मनमोहन सिंह जी की तो उन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी है या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको किस तरीके से एफर्ट लगाया उसमें, और ताकि हमारा देश जो है विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। हाँ, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए जिसमें उसको शॉर्ट में हम लोग LPG के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों प्लैंक पर उन्होंने काम किया। लिबरलाइजेशन के ऊपर उन्होंने इंटरनल जो लिबरलाइजेशन है उस पर जोर दिया और प्राइवेट सेक्टर को ओपन अप किया कि आप आकर के बिज़नेस करिए और आपके लिए बिज़नेस के द्वार खुले हैं। इस नहीं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही बिज़नेस करेगी, और पंचायत जो आपके ट्रेड रिफॉर्म्स उन्होंने और जो इंटरनल रिफॉर्म्स किए उसमें जो लाइसेंस परमिट राज था, परमिट सिस्टम को उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। काफ़ी ट्रांसपेरेंसी उन्होंने लाए, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक रेंट सीकिंग बिहेवियर इकोनॉमी के अंदर पनप रहा था, वो इनके जो डिफरेंट मेजर्स थे उसकी वजह से ख़त्म हो गए। रेंट सीकिंग, मैं ये बताना चाहूँगा, रेंट सीकिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे लाइसेंस परमिट देने का जो अथॉरिटी जिसके पास होता था, वो अथॉरिटी एक किंग की तरह बिहेव करता था, और वो मोनोपोलाइज करके, और काफ़ी करप्शंस उसके पीछे होते थे कि आपको एक फॉर्चून दे रहे हैं, मैं आपके लाइसेंस पर साइन कर रहा हूँ, इसका मतलब आपके एक फॉर्चून पर साइन उद्धार कर दिया मैंने। तो अगर आपने किसी के फॉर्चून को इशू किया, साइन किया, तो उस फॉर्चून का कॉस्ट भी होगा, तो आपको वो कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो करप्शन बहुत ज़्यादा, तो इसको रेंट सीकिंग बिहेवियर कहते थे कि यानी जो पावर आपके हाथ में है उसकी बदौलत आपने जो है करप्शन को बढ़ाया। ये जो ख़तरनाक चीज़ चल रही थी उसको उन्होंने ख़त्म किया। जहाँ तक ट्रेड का सवाल है तो उन्होंने जो इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्सेस लगते थे, काफ़ी हाई टैक्सेस थे इंपोर्ट के ऊपर, तो उसको उन्होंने ख़त्म किया। जो पहले की जो पॉलिसी थी वो थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी थी, नेहरूवियन एरा या आगे अगर हम देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि 1 रुपीज़ सेव्ड इज़ बेटर देन 1 रुपीज़ अर्नड। तो हमें सेविंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मनमोहन सिंह ने उसको पूरा थोड़ा सा उलट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, 1 रुपीज़ अर्न इज़ डिफरेंट, 1 रुपीज़ सेव्ड इज़ डिफरेंट। सो ये दोनों सब्स्टिट्यूट नहीं है एक दूसरे के। यानी आप अगर 1 रुपया सेव करते हैं तो इसका मतलब, और 1 रुपया आप अर्न करते हैं, दोनों बराबर नहीं है, दोनों ही होना चाहिए हमारा। हमें सेव भी करनी है और हमें अर्न भी करना है। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को उन्होंने कहा कि भाई इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन बड़ी सारी चीज़ें जब तक आप इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट है। अगर आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, यानी अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो आप फिर अर्न भी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने काफ़ी इसमें रिफॉर्म्स लाए थे। दोनों बातें इंटरडिपेंडेंट है, आय और व्यय, इसीलिए दोनों शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं। और हमने पिछले दशक में देखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है। 5th लार्जेस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी की फॉर्म में हम आए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री अब 2047 में विकसित भारत की बात भी देख रहे हैं। और हमने काफ़ी सारे दरवाजे खुले हैं, बहुत सारे विदेशी निवेशक भारत में आने लगे। खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें, जिन देशों पर हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए डिपेंडेंट हुआ करते थे, आज वैसी स्थिति नहीं रही। तो बदलते भारत की जो तस्वीर है उसमें एज एन इकोनॉमिस्ट आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो बहुत कुछ बदल गया है। अभी अगर आप 10 साल 15 साल पीछे जाकर के अगर आप देखेंगे तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट इंडिया हमारे सामने है। अब हम काफ़ी लीप एंड बाउंड की तरह काफ़ी तेज़ी से, जो इसको हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव ग्रोथ या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, उस फेज में हम आ गए। तो खास करके अगर आप जैसे पहला जो पैरामीटर हम लोग देखना चाहते हैं विकसित भारत की, जब हम बात करते हैं तो जीडीपी की बात करते हैं। हमारा जो टोटल जीडीपी, अगर टोटल जीडीपी बड़ा नहीं होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका भी बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब अगर आपका जीडीपी छोटा है तो व्हाट यू एंड अप इज़ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग द पॉवर्टी, राइट। अगर आपका जीडीपी बड़ा है तो केक का साइज़ आपका बड़ा है, तभी तो सबको शेयर मिलेगा, बड़ा शेयर मिल सकता है। तो जीडीपी मैटर्स, उसमें तो कोई दो मत ही नहीं है। अगर आप जीडीपी देखेंगे तो आज जो इंडिया है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सो अगर आप देखेंगे इंडिया का जीडीपी कितना है, तो इंडिया का जीडीपी जो है 3.41 ट्रिलियन के आसपास, अभी 3.4 ट्रिलियन के आसपास का जीडीपी है।
अभी आज के और इसके कंपैरिजन अगर एक पर्सपेक्टिव लेना चाहें तो जैसे जर्मनी का अगर आप देखते हैं तो उनका करीब 3.85 ट्रिलियन के आसपास है, तो बहुत ही करीब है। और जो उसके ऊपर देखेंगे तो चाइना है, तो चाइना का 14.72 ट्रिलियन के आसपास का है, और उसके ऊपर यूएस है ऑफ कोर्स जो 25.43 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। तो अभी 4th पोजीशन ऑलरेडी इंडिया के पास ऑक्यूपाइड वो कर चुका है, एंट्री हो चुकी है। हाँ, और अगर आप इसका प्रोजेक्शन देखेंगे जो 7% ग्रोथ रेट हमारा है वो कंसिस्टेंटली अगर 7% ही आगे भी रहता है या 7% से ऊपर जाता है तो हमारा जो जीडीपी है वो जर्मनी के जीडीपी को बड़ी जल्दी क्रॉस कर जाएगा। 2027-28 में जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि इंडिया का जीडीपी जर्मनी से ऊपर चला जाएगा, यानी इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी बन जाएगी। पर कैपिटा इनकम पर इसका क्या असर होता है, तो पर कैपिटा इनकम पर हमारा जो पॉपुलेशन है वो अब लगभग स्टैग्नेशन की तरफ मूव कर रहा है। जैसे 1.5 बिलियन जो पॉपुलेशन है वहाँ जा कर के स्टैग्न, क्योंकि हमारा जो डेथ रेट है वो काफ़ी लो है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इज़ वेरी मच कंपेरेबल। और अगर बर्थ रेट को देखेंगे तो वो भी अब 2% से नीचे काफ़ी आ गया है, और लगभग अगर वो 1% या 1% के आसपास आ जाता है हमारा जो बर्थ रेट है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो एक ऐसे डेमोग्राफिक फेज में पहुंच जाएगा जहां पर कि इसका पॉपुलेशन लगभग स्टेबल हो जाएगा। तो 1.5 बिलियन लोगों के लिए अगर हम प्रोजेक्ट करें 2030 के आसपास या 2040 के आसपास, तो वहाँ पर जो हमारा जीडीपी का साइज़ होगा तो उस हिसाब से अगर हम पर कैपिटा इनकम को देखते हैं तो वो हम बड़े अच्छे से जा रहे हैं। ग्राफ है वो ग्रेजुअल है, काफ़ी ग्रेजुअली ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। एंड अगर ये ब्रॉड क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, ये मैनेज कर पाएगा क्या 2040-47 तक, तो ये बड़े अच्छे से मैनेज कर पाएगा और बड़े जोरदार तरीके से मैनेज कर पाएगा। डॉक्टर सिंह साहब की बात में हमेशा इक्विटी की बात रिफ्लेक्ट होती है। अर्थशास्त्री के बतौर आम लोग समझते हैं कि बड़े लोगों के लिए या इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए ही कुछ होना चाहिए, लेकिन जो एंड यूज़र है, जो द पर्सन सिटिंग इन द लास्ट रो, उसके लिए क्या ख़ास है। उनकी एक बात मैं आपको साझा करना चाहूँगा, फिर हम सवाल पर आते हैं। The future generation will judge us not by the number of cars we own or the size of our houses, but the number of people we moved out of poverty. तो मुझे जहाँ तक ध्यान है कि मनरेगा का प्रोजेक्ट उनके कार्यकाल में ही शुरू हुआ था। किस तरह से रूरल इकोनॉमी को या पॉवर्टी को एरेडिकेशन में सिंह साहब की ये पॉलिसीज़ कारगर रही? हाँ, मनमोहन सिंह को अगर आप एसेंशियली अगर आप जज करना चाहते हैं तो वो बाय हार्ट तो सोशलिस्ट थे। फिर उन्होंने ओपन अप इकोनॉमी को किया, और वो जब तक उन्होंने सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स की बात करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म उतना अच्छा नहीं लॉन्च हो पाया था। अभी हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो जैसे लेबर रिफॉर्म्स वगैरह जो ये गवर्नमेंट कर रही है, दिस वाज पार्ट ऑफ द सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म एजेंडा, जो कि वहाँ पर हो नहीं पाया था। लेकिन फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जब उन्होंने करना शुरू किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशंस वगैरह, तो उसमें उन्होंने इक्विटी का ध्यान रखा, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया। तो एक तो फैमिली अप्रोच हुआ करता था इसको इंश्योर करने के लिए कि हम फैमिली को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद उसमें से किसी एक को हम जॉब दें मनरेगा के थ्रू या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू, जो भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे थे, और एक को जॉब दें तो वो फैमिली सपोर्ट हो जाता था। तो उसके बाद फिर एरिया अप्रोच हुआ कि पूरे एरिया को कवर किया जाए, पूरे एरिया को ध्यान में रखा जाए और एरिया बेस्ड प्रोग्राम चलाया जाए। तो मनमोहन सिंह जी ने क्या किया कि दोनों को कंबाइन करके, एरिया अप्रोच और फैमिली अप्रोच दोनों को कंबाइन करके उन्होंने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया था, विच वाज अ वेरी गुड वन। तो अगर आप जैसे अभी का प्रोग्राम देखें डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र, तो डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र भी इनडायरेक्टली मनमोहन सिंह के प्रोग्राम में यही था कि जिसको भी हम जॉब देते हैं, लाभ देते हैं उसमें, तो उसके हाथ में ये डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हो रहा था उसको लाभार्थी को मिल जाए। इन बिटवीन द चैनल में कहीं लीकेजेस हैं, उसकी उनका बहुत स्ट्रांगली ये मानना था मनमोहन सिंह जी का कि जो रूरल इकोनॉमी में ग्रास रूट पर अगर इनकम क्रिएट होता है तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है और इक्विटी बिल्कुल सर, आपकी तरफ मूव करते हैं। आप इकोनॉमिस्ट हैं बेहतरीन, और इसी के साथ आप एक हैप्पीनेस स्पीकर हैं। ये आपका जो सफ़र है
इकोनॉमिस्ट से हैप्पीनेस स्पीकर बनने तक का, वो कैसा रहा? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग समझते हैं कि हैप्पीनेस और इकोनॉमिक्स अलग अलग है, लेकिन इकोनॉमिक्स में छिपा हुआ हैप्पीनेस है, आपको पता ही है। सब लोग इकोनॉमिक्स के पीछे ही ज़्यादा लोग कहते हैं कि जेब में जितनी लक्ष्मी होगी खुशी उतनी बढ़ जाएगी। आज के ज़माने में अगर आप 10 लोगों से पूछें कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, दे विल, तो वो लोगों ने अपने वेल्थ और इनकम और जॉब इसके टर्म्स में वो कहेंगे कि भाई अगर अच्छा जॉब मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, या इतना पैसा आ जाए तो खुश हो जाऊंगा, ये घर बन जाए तो खुश हो जाऊंगा। तो ये है। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो इस तरह से हुई थी कि मैं अरुणाचल यूनिवर्सिटी में जॉब करता था। मेरा पहला जो जॉब था वहाँ एज ए लेक्चरर मैंने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद करीब 5-6 साल वहाँ मैं रहा। उसके बाद फिर मैं मूव कर गया भूटान। तो भूटान में एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी, वहाँ शरफशेख कॉलेज भूटान में है, ईस्टर्न साइड में। तो वहाँ मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए ज्वाइन किया था। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कोर्सेज़ वगैरह पढ़ाते थे। वहाँ जब मैं एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया तो पता चला कि एक सेंटर फॉर भूटान स्टडीज़ है, और भूटान की जो पॉलिसी है उसमें उन्होंने प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, और वो बात करते थे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आया। तो हमने उस पर थोड़ा विचार करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया कि ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या है। तो वहाँ के जो किंग थे उन्होंने कहा था कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी उन्होंने कहा कि भाई हैप्पीनेस जो है वो इनकम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और हमारा जो सोसाइटी का प्रोग्रेस है वो हैप्पीनेस पर के बेसिस पर मेजर होना चाहिए, ना कि इनकम के बेसिस पर मेजर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग विरोधाभास भी है। एक तरह से देखा जाए तो हैप्पीनेस इनकम में निहित है, लेकिन ये विरोधाभास भी है। विरोधाभास इस मामले में है कि क्या सिर्फ इनकम से आपका हैप्पीनेस इंश्योर्ड हो जाता है? तो आंसर इज़ नो। हमने बड़े सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पर कि सिर्फ इनकम से हैप्पीनेस इंश्योर्ड नहीं होता है। हैप्पीनेस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें इनकम एक पार्ट हो सकता है, एक एलिमेंट। हाँ, तो फिर मैंने देखना शुरू किया कि भाई इसमें कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो बड़े सारे इकोनॉमिस्ट को मैंने देखा कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बड़े सारे इकोनॉमिस्ट थे, जैसे हेलीवेल थे, लेयर्ड थे। उन्होंने काफ़ी काम किया था इस पर, स्टैटिस्टिकल वर्क किया था। उन्होंने ये बताया था कि भाई इनकम और हैप्पीनेस का क्या रिलेशनशिप है, ये सब। तो इसमें रिसर्च बहुत सारे हुए थे। तो इससे मेरा इंटरेस्ट जगा वहाँ पर, और फिर मैंने सेंटर ऑफ भूटान स्टडीज़ के लिए बड़े सारे काम किए। उसमें एक वर्क हमने किया जो कि फील्ड में जा कर के लोगों से पूछताछ करी, उनसे डेटा कलेक्ट किया एक क्वेश्चनर बना करके, और फिर हैप्पीनेस को मेजर करने का एक अटेम्प्ट लिया था हम लोगों ने कि इसको मेजर कैसे किया जाए, हाउ डू वी मेजर हैप्पीनेस। क्योंकि ये एक और इशू था जो भूटान फेस कर रहा था। वो हैप्पीनेस की बात तो करते थे, लेकिन उसको कैसे मेजर किया जाए ये उनका एक इशू था। तो हैप्पीनेस को भी मेजर किया जा सकता है, मतलब ये बहुत बड़ी बात सुनने को मिल रही है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आप एक लेबोरेटरी भी चलाते हैं, हैप्पीनेस लेबोरेटरी, तो वो क्या है और इसमें क्या रहता है? हैप्पीनेस लेबोरेटरी पर मैं बात करूंगा। पहले आपके पहले सवाल का जवाब, हैप्पीनेस को लगता है कि ये मेजर नहीं हो सकता है देखने से। अपेरेंटली अगर हम आप कहेंगे भाई ये मेरा हैप्पीनेस है, ये आपका हैप्पीनेस है, हाउ डू यू मेजर हैप्पीनेस? हैप्पीनेस तो सब्जेक्टिव फीलिंग है, ऑफ कोर्स है, लेकिन हैप्पीनेस को जब साइकोलॉजिस्ट देखता है, एक साइकोलॉजिस्ट अगर देखता है, तो वो कहता है कि एक अफेक्टिव हैप्पीनेस होता है जो शॉर्ट टर्म चीज़ों से होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आप कैसे हैं, आप खुश हैं, नहीं हैं, हाउ आर यू, तो जो फैक्टर आप कंसीडर करेंगे इस सवाल का जवाब देने में, वो बड़ा ही शॉर्ट टर्म फैक्टर्स होगा। जैसे मान लीजिए आप कॉफ़ी पी रहे हैं और आपका कॉफ़ी गिर गया आपके ऊपर, तो आप कहेंगे, आपसे कोई पूछ दे हाउ आर यू, आप कहेंगे नो आई एम नॉट गुड। सो मूड स्विंग इज नॉट हैप्पीनेस। अफेक्टिव सेंस में जब हैप्पीनेस की बात करते हैं तो ये मूड स्विंग से ज़्यादा रिलेटेड होता है। तो मूड स्विंग इज नॉट हैप्पीनेस। नाउ इफ आई चेंज माई क्वेश्चन, आपसे मैं पूछूं कि भाई आप बताइए कि आजकल आप कैसे हो, हाउ आर यू दीज डेज। अब वहां पर कॉफी गिरने का इससे कोई संबंध नहीं, जो इंस्टेंट रिएक्शन वाली बात। अब आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे मेरा जॉब कैसा चल रहा है, मेरी फैमिली कैसे चल रही है, मेरा बॉस कैसा है, नो ओवरऑल डोमेन आपने देखना शुरू किया। लेकिन अगर फिर से क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई आप 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो अब आप अपने लाइफ को मुड़ करके देखिए और उसको इवैल्यूएट करिए और मुझे बताइए कि आर यू हैप्पी विथ योर लाइफ। ना इसको कहते हैं इवैल्यूएटिव हैप्पीनेस। राइट, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रिसर्चर जो है वो हैप्पीनेस को कैसे अप्रोच करते हैं। सो देयर इज अफेक्टिव हैप्पीनेस एंड देयर इज इवैल्यूएटिव हैप्पीनेस। नाउ इवैल्यूएटिव हैप्पीनेस जब आप देखते हैं तो उसमें आपका जॉब कैसा रहा ये मायने नहीं रखता, क्योंकि ये इवैल्यूएशन आप कर रहे हैं लॉन्ग टर्म का। यानी जब 50 के हो गए तब आप इवैल्यूएट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, तो उसमें पर्पस आता है। लाइफ का पर्पस क्या था, हम क्या करना चाहते थे, वो मैं कर पाया या नहीं कर पाया।
लोगों को रिग्रेट होता है 50-60 की उम्र में जाकर के रिग्रेट होता है कि मैं काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये किया होता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दीज फैक्टर्स आर रियली अफेक्टिंग आवर सेंस ऑफ हैप्पीनेस इन द शॉर्ट टर्म एंड इन द लॉन्ग टर्म। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ईजी है अंडरस्टैंड करना, जो कि हैप्पीनेस जो है वो जस्ट 1 मिनट और 1 सेकंड और लूँगा आपका। हैप्पीनेस जो है वो 4 फलक्रम पर बेस्ड करता है, जो ब्रॉडली मैं बता रहा हूँ ओवरऑल अपने हिसाब से। पहला है कि आपका बॉडी फिटनेस, यानी आपका फिजिकल फिटनेस कैसा है। बिल्कुल, तो अगर आप फिजिकल फिटनेस नहीं है तो आप हैप्पी नहीं रह सकते। दूसरा है आपका फाइनेंशियल फिटनेस कैसा है, तो ये दूसरा फिटनेस आपको होना चाहिए, फाइनेंशियली फिट होनी चाहिए, यानी आपको जितना चाहिए उतना होना चाहिए आपके पास। लेकिन ये सिर्फ 2 ही चीज़ नहीं है हैप्पीनेस के अंदर, तीसरा चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं सोशल फिटनेस। सोशल फिटनेस कैसा है आपको, आप अपने आप को लोनली तो नहीं फील करते, आपके अच्छे दोस्त हैं कि नहीं है, आप, ये बहुत बड़ा रिसर्च कहता है कि इफ़ यू स्टार्ट फीलिंग लोनली, अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, आपको कोई नहीं है जिसके साथ आप बात कर सकें, ऐसा कोई नहीं है जिससे आप शेयर कर सकें, ऐसा अगर आपको फील होता है, तो इससे आपके बॉडी को लगभग हाफ पैकेट सिगरेट जो आप पीते हैं दिन में, उतने बराबर का आपको इम्पैक्ट आपके बॉडी पर आएगा। तो ये आपका सोशल फिटनेस को बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है हैप्पीनेस स्टडीज़ में। लेकिन जो लास्ट फिटनेस है वो है स्पिरिचुअल फिटनेस। स्पिरिचुअल फिटनेस का मतलब है कि लाइफ में आपके कोई पर्पस, कोई उद्देश्य, कोई एम, कोई ऑब्जेक्टिव आपने डेवलप किया है नहीं किया। तो इसके बड़े सारे ट्रेड्स हैं जिसमें हम इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कंपैशन डेवलप करना चाहिए, आपको एम्पैथी डेवलप करनी चाहिए, आपको सोशल सर्किल आपका होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जिस पर अगर हम ध्यान देते हैं, और थोड़ा फिजिकल फिटनेस के लिए आपको जैसे सुबह उठ करके आपको वॉक करना चाहिए। तो एक हार्वर्ड की जो सबसे बड़ी स्टडी है हैप्पीनेस की, उसने बताया कि जो लोग सुबह उठ करके वॉक करते हैं खाली पेट में, वो हार्मोन डेवलप होते हैं। हाँ, उसमें एंडोर्फिन उनके बॉडी में क्रिएट होता है। और एंडोर्फिन जो केमिकल है, न्यूरोकेमिकल्स, उसको हम लोग कहते हैं, साइंस कहता है उसको नेचुरल पेन किलर इन योर बॉडी। तो अगर आपके बॉडी में ये केमिकल नहीं है तो आपको वो हील नहीं होने देता, यानी आपको वो डिस्टर्ब्ड रखता है, यानी छोटी छोटी चीज़ों पर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके पास रेजिलियंस नहीं रहेगा, स्ट्रेस आपका लेवल काफ़ी हाई हो सकता है अगर आपकी बॉडी में एंडोर्फिन नहीं है। तो ये जो स्टडी है हार्वर्ड का, वो ये बताता है कि अगर आप सुबह उठ करके, जिन लोगों ने मॉर्निंग वॉक को एक्सेप्ट अपना पार्ट ऑफ रूटीन बनाया, तो वो लोग ज़्यादा खुश रहे लाइफ में, और वो ज़्यादा हैप्पी रहे और ज़्यादा सक्सीड किया अपने लाइफ में, उन्होंने वेल्थ भी ज़्यादा कमाया, ऐसा देखा गया। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, राकेश झुंझुनवाला। राकेश झुंझुनवाला जी का लाइफ अगर आप देखेंगे तो ही डाइड एट द एज ऑफ 61, राइट। और 61 में अब इतना सक्सेसफुल आदमी, उसके पास तो पैसे हैं, उनका नाम है, उनको लोग विजर्ड बोलते थे, स्टॉक मार्केट विजर्ड बोलते थे। अब आप देखिए, जब वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिटेड होंगे एट द एज ऑफ 61, तो मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहे होंगे, लेकिन लेकिन आप जरूर एग्री करेंगे अगर मैं ये कहूँ कि शायद वो सोच रहे होंगे कि काश मैंने अपने हेल्थ पर ध्यान दिया। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो फिजिकल फिटनेस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, सोशल फिटनेस इज इम्पॉर्टेंट, फाइनेंशियल फिटनेस इज, आप कैसे अपने लाइफ को, सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। सो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल, 5 जो हेल्थ के पैरामीटर्स हैं, उनको अगर आप एड्रेस करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि जैसा डॉक्टर प्रभात पंकज जी ने आप अभी बात कही, उस तरफ आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन खुश रहना मुझे लगता है पिता बहुत एक जरूरी आदत है। बिल्कुल, क्योंकि रोज कुछ करना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि गाय दूध देती है, नहीं, गाय दूध देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। ठीक वैसे खुश बेवजह खुश होने की एक आदत होनी चाहिए। आप अपनी कंपनी में अगर आप एंजॉय नहीं कर पा रहे, और अगर आप अपनी कंपनी एंजॉय करना चाहते हैं, तो राजस्थान में ट्रैवल से अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। मैं हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगा कि नया साल आने वाला है, दस्तक ऑलरेडी हम दहलीज पर खड़े हुए हैं। बीकानेर कैमल फेस्टिवल 11 से 12 जनवरी है, ज़रूर जाना चाहिए। किले और धरोहर वहाँ की खूबसूरत है, और मिट्टी के धोरों में, उस ठंडी रेत में जब आपके पैर पड़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पर आनंद आएगा। और फिर जल्द ही जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल भी होगा, देश विदेश के अनेक नामी गिरामी लोग उसमें शिरकत करेंगे। 1 से 5 फरवरी नागौर फेस्टिवल, 3 से 6 फरवरी जो कि कैटल फेस्टिवल है। आपको जो भी लोग कैटल फार्मिंग से जुड़े हुए लोग हैं या गांव को नज़दीक से देखना चाहते हैं,
वो नागौर में जा कर के उसका आनंद ले सकते हैं। बानेश्वर फेस्टिवल 8 से 12 फरवरी, उदयपुर वर्ल्ड म्यूज़िक फेस्टिवल, संगीत का आनंद लेना चाहते हैं, उदयपुर झीलों की नगरी और वेनिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, 9 से 11 फरवरी को होगा। जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल, मैं तो जाके आया हूँ, आप भी जाके आइए, ट्रेन से भी जुड़ा हुआ है और आप ड्राइव करके जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको मज़ा आएगा। धरों के बीच जो टेंट है वहाँ पर रहने का जो सुकून है, जो आनंद है, म्यूज़िक का जो मज़ा है, कैंप फायर का जो मज़ा है, देश विदेश से सैलानी आते हैं 10 से 12 फरवरी। और ब्रिज की होली होगी 9 से 10 मार्च राजस्थान के पूर्वांचल में भरतपुर क्षेत्र में और उसके आसपास भरपूर एक अलग नज़ारा होता है और दुनिया भर के सिनेमेटोग्राफर्स और लोग आते हैं वहाँ पर। धुलंडी फेस्टिवल 14 मार्च को है और राजस्थान डे सेलिब्रेशन 30 मार्च को होगा। फिलहाल मुझे लगता है मार्च तक का कैलेंडर अगर हम बना लें लेकिन और अगर अपनी यात्रा कर लें। आज की मैं बात करूं तो आज कुछ और भी खास है। मैं दर्शकों को बता दूं क्योंकि 30 दिसंबर है और आज संकल्प दिवस भी है, रेजोल्यूशन डे भी है। तो जैसे कि 2025 का आगाज होने वाला है तो सर से ही पूछ लेते हैं कि आप रेजोल्यूशन को, जो ये संकल्प दिवस है, इसको किस तरीके से देखते हैं सर? संकल्प बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ। हम लोगों ने एक विजन बोर्ड बनाया हुआ है 2000 जैसे जैसे नया साल आता है 2025 है, 2025 का एक बोर्ड बना करके हम लोगों ने अपने कॉलेज में लगाया हुआ है और वहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को भी कहते हैं कि आपका जो भी रिजोल्यूशन है, जो भी आप करना चाहते हैं और जो अचीव करना चाहते हैं, उसको आप वहाँ पर लिख दें। तो जब आप एक्सप्रेस करते हैं और जब आप उसको लिखते हैं तो वो होना शुरू हो जाता है। ये साइंस इसके पीछे है, काफ़ी बड़ा साइंस है जो कि क्वांटम फिजिक्स से बेसिकली आता है। तो क्वांटम फिजिक्स कहता है कि जो हमारा एनर्जी है, बॉडी एनर्जी है, वो मैनिफेस्ट करता है, राइट। और जब आप पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं, जो चीज़ें आप सोचते हैं वही होना शुरू हो जाते हैं। बॉडी और माइंड का जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो मेडिकल साइंस भी कहता है कि बॉडी और माइंड जो है वो बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है यानी जो आपके दिमाग में आता है वही आपके बॉडी उसी को फॉलो करता है। तो रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर आजकल की जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, मैं भी यंग जनरेशन में आती हूँ, रेजोल्यूशन हम ले तो लेते हैं, जैसे साल के आखिर में हम ले लें, जैसे आज मैंने कोई रेजोल्यूशन ले लिया, लेकिन 2025 की शुरुआत में बहुत एक्साइटमेंट भी रहता है, ऊर्जावान रहते हैं कि हमको ये करना ही, लेकिन धीरे धीरे वो डाउन हो जाता है। तो कहाँ ये कमी देखी जा सकती है, किस तरीके से रेजोल्यूशन को पूरा किया जाए और कहाँ उस कमी को दूर किया जाए? अर्पिता, मैं यहाँ पर संशोधन करना चाहूँगा, सभी यंग हैं, बिकॉज यूथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड। मतलब आप जो ऊर्जा आपसे संवाद में हमें महसूस हो रही है, तो वी आर फुल ऑफ यूथ, दैट इज अफेक्टिव हैप्पीनेस। पुनीत जी सर हमारे साथ बैठे हैं और अभी बहुत ही अच्छा माहौल भी बन रहा है। यूथफुलनेस आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये दिमागी तौर पर हम अपने को बूढ़ा समझते हैं, अभी ये समझते हैं। आप यूथ तो एक स्टेट ऑफ माइंड है, बिल्कुल एज से उसको अगर आप नहीं कंपेयर करते हैं। ऑफ कोर्स जो आप कह रहे थे उसमें फिर आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा। उसको जैसे जो कंपनीज़ हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, जापानीज़ टेक्निक्स हैं, वो PDCA बोलते हैं उसको, जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो उस तरह के एक फ्रेमवर्क आपको बनाना पड़ेगा जिसमें आपने प्लान किया, डिप्लॉय किया और फिर चेक किया और फिर अचीवमेंट्स आपके उसको। तो यू हैव टू डेवलप अ जर्नल कि आपने जैसे कोई रिजोल्यूशन लिया कि जैसे मैंने इस बार का जो मेरा रिजोल्यूशन है वो ये है कि मैं कम से कम 20 किताबें एक साल के अंदर में पढ़ना चाहूँगा। अच्छा। पिछले साल मैंने किताबें पढ़ने का रिजोल्यूशन लिया था कि 12 किताबें पढ़ूंगा एक साल में, जो कि बहुत ही रीजनेबल है, मैनेज किया जा सकता है। लेकिन मैं नहीं कर पाया, 12 नहीं कर पाया, करीब 5 या 6 किताबें पढ़ पाया। तो उसका मैं कारण फिर जब मैं वापस जा करके इवैल्यूएट करता हूँ तो देखता हूँ कि कारण जो है मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ सकता था, मेरे पास टाइम निकाला जा सकता था, लेकिन मैं किसी कारणवश या थोड़ा बैक ट्रैक, जो दिमाग है उस तरीके से काम करता है। दिमाग जो बड़ी अजीब तरीके से काम करता है, दिमाग में कॉग्निटिव बायसेस होती हैं और वो आपको हमेशा पीछे की तरफ धकेलता है। और वो हमेशा, अगर आपने कुछ नहीं किया दिमाग को रेगुलेट करने के लिए, तो वो आपको हमेशा कहेगा डोंट डू, मत करो, घर में बैठो, सो लो, सुबह देर से उठो, ये सब चीज़ें आपको वो सजेस्ट करता है दिमाग। लेकिन आपको उसको बताना पड़ेगा कि नहीं, दीज आर थिंग्स विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग थिंग्स, आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स। तो फिर वो अपने आप को धीरे धीरे एडजस्ट करता है दिमाग और फिर आपको वो बताना शुरू करता है कि हाँ ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। तो इसे ट्रेनिंग देने की बात है।
तो दिमाग को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो 20 किताबें पढ़ने का रिजोल्यूशन है, तो आपको हर महीने फिर वापस जा करके चेक करना पड़ेगा कि आपने कितनी पढ़ी, नहीं पढ़ी, कहाँ आप शॉर्टफॉल हो रहे हैं। तो यू हैव टू डेवलप दैट मैकेनिज्म। इसमें आपको अपने दिमाग को ट्रेन करने की ज़रूरत है, तभी जाके मुझे लगता है जीवन में जब हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं वहीं से डिक्लाइन शुरू होता है। जब तक आप इनकन्वीनियंट हैं तब तक आप वो जो आपका लक्ष्य है, जिस तरफ आपको जाना है, गति उस तरफ बनी रहती है। आप चूँकि इतना कुछ पढ़ते हैं और टीचिंग की प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, कुछ चुनिंदा किताबें जो आपको लगता है हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, इफ़ यू कैन मेंशन। यस मेरे बड़े सारे फेवराइट्स हैं, लेकिन उसमें जैसे सिमन साइनिक की किताब है, वो हर किसी को पढ़ना चाहिए। या जो अभी जो आउटलायर है, आउटलायर पढ़नी चाहिए। तो ये सारी किताबें जो आपके थॉट को प्रोवोक करता है। कानमैन है, कानमैन की किताब पढ़नी चाहिए आपको, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। तो ये सारी किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो जो आपके जो ये बताता है कि जो ह्यूमन माइंड है वो कैसे काम करता है। ये जो किताबें जो मैंने आपको बताई, सिमन साइनिक की स्टार्ट विथ वाई, या फिर कानमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, ये आपको ये बताता है कि दिमाग जो है वो किस तरीके से काम करता है और उसको आप कैसे रेगुलेट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जी, आपने बीच में जापान की बात कही थी। इकिगाई एक कॉन्सेप्ट है जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज इकिगाई? ग्रासिया ने ये किताब लिखी है इकिगाई की। तो उन्होंने, ग्रासिया ने ये बताया कि जो 3-4 चीज़ें होती हैं लाइफ के अंदर। एक होता है पैशन, दूसरा होता है वोकेशन, तीसरा होता है प्रोफेशन। तो हमारा जो हैप्पीनेस है वो लाइफ सेटिस्फैक्शन है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कैसे इन सब को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, यानी कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर आपका प्रोफेशन है जो कि बिल्कुल आपके पैशन से अलग है, और जो आपका वोकेशन है वो एक अलग तरीके का है, यानी 3 अलग अलग कंपार्टमेंट्स आपने बना लिए, तो आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे तीनों को बैलेंस करने में। तो आपको हमेशा लगेगा कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, लेकिन वर्क और लाइफ के बीच में अगर आपने डॉट क्रिएट कर दिया या एक कनेक्टिंग डॉट लगा दिया, तो फिर आपको वो परेशान नहीं करता है। तो इकिगाई का मतलब ये है कि आप अपना पर्पस ढूंढिए। व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ? दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क, और उसको सेंटर रख करके, एंड देन हाउ यू क्रिएट द डॉट, कनेक्ट द डॉट बिटवीन योर पैशन, योर प्रोफेशन एंड योर वोकेशन। बिल्कुल तो सर, हैप्पीनेस की हम बात कर रहे हैं, जिस क्योंकि आप हैप्पीनेस स्पीकर हैं। एक सवाल मेरे मन में है सर कि हम पुरानी तरफ जाते हैं, दोबारा देखते हैं, तो तब हैप्पीनेस और खुशी के क्या मायने होते थे। आज के समय की अगर हम बात करते हैं, हैप्पीनेस की मायने ही अलग हो चुके हैं और प्रचार प्रसार की ज़रूरत तक आ चुकी है हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर बनने लग गए हैं। इतना हम देखते हैं आए दिन। तो उसके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? बिल्कुल, हम खुश हैं, ये दिखावा भी एक बहुत बड़ा हो गया है, आवश्यक सा बन गया है। एक क्या ज़रूरत हो गई है इतना प्रचार प्रसार करने की, खुशी के मायनों को लेकर? एग्जैक्टली। सो सोशल मीडिया एक नई चीज़ें हमें जब आई, तो उसके बाद ये इतना बड़ा हो गया है कि अभी हमारी पूरी लाइफ उसी में लगी हुई है, राइट। तो 2 चीज़ें होती हैं लाइफ के अंदर। एक अब हो गई है कि परसेप्शन और रियलिटी, ये 2 चीज़ें हैं। तो सोशल मीडिया जो है वो परसेप्शन है, परसेप्शन बेस्ड है। यानी जैसे आप अपना फ़ोटो डालते हैं जी सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप अपना परसेप्शन क्रिएट, परसेप्शन वाली लाइफ जो है ना, आप क्या सोचते हैं कि आपकी लाइफ कैसी है, वो आप दूसरों को दिखाते हैं। यानी आप हमेशा अच्छे जगहों पर आप जा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे ओकेजन्स पर बैठे हुए हैं, आपने ये अचीवमेंट किया, आपने वो अचीवमेंट किया, यू नो, ये आपका अंतर की आत्मा कह रही है कि भाई हमारा लाइफ ऐसा है। और ये परसेप्शन आप क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लोगों को ये समझाते हैं कि मेरी लाइफ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। रियलिटी क्या है पीछे, वो रियलिटी हम कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर नहीं डालते हैं। तो परसेप्शन और रियलिटी दोनों के बीच में अगर बड़ा गैप है तो आपकी लाइफ जो है वो मुश्किल में है, आप संघर्ष। और अगर आपकी परसेप्शन जो आप दिखा रहे हैं और जो रियलिटी आपकी है, दोनों में गैप अगर कम है या नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ सही चल रही है। तो यही मतलब है कि जैसे सोशल मीडिया आपके लिए, आपके अगेंस्ट में काम करेगी अगर आपके परसेप्शन और रियलिटी में फ़र्क होगा तो आपके खिलाफ काम करेगी वो। अगर आप दोनों में फ़र्क नहीं होगा तो वो आपके खिलाफ काम नहीं करेगी, आपको बूस्ट करेगी। जी, ये इसका दोनों इम्पैक्ट हो सकता है। मोटिवेशन और डिसिप्लिन 2 शब्द हैं। अक्सर हम लोग समझते हैं कि पहले मोटिवेट कर लेंगे और सिर्फ मोटिवेशन से ही काम बन जाएगा, और यही कारण है कि न्यू रेजोल्यूशंस
1 हफ्ते 10 दिन महीना भर उतने में वो अपना सांस तोड़ देता है। तो मोटिवेशन की आवश्यकता अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे निजी तौर पर लगता है डिसिप्लिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। योर टेक ऑन दैट? दिमाग दो चीज़ समझता है, जो ब्रेन साइंस की हम बात करें, ब्रेन साइंस कहता है कि दिमाग दो ही चीज़ समझता है जिससे हम दिमाग को अपने तरीके से काम करा सकते हैं। पहला है मोटिवेशन और दूसरा है क्यूरियोसिटी। ये दो चीज़ें अगर आपने दे दिया अपने दिमाग को तो ये आपके लिए पॉजिटिवली काम करना शुरू कर। इसलिए मोटिवेशन और क्यूरियोसिटी का इंपॉर्टेंस मैं काफ़ी अच्छा मानता हूँ। और आजकल सोशल मीडिया में सब लोग अगर लोगों को मोटिवेट करते हैं तो ठीक है, अच्छा है। अगर मोटिवेट करने से अगर कुछ अच्छा काम बन रहा है, लोग अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, दूसरा अब आप कह रहे हैं डिसिप्लिन। तो मोटिवेशन और क्यूरियोसिटी ये दोनों की जो टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि आपको बार बार दिमाग को मोटिवेट पहले करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दिमाग जो है वो फिक्स्ड उसका ये होता है, रूट होता है, जो उसको कहते हैं हम लोग, ये दिमाग में एक रूट बन जाता है और एक तरीका बन जाता है और वो हैबिट फॉर्म करता है और वो उसी रूट से जाना चाहता है, वो उस रूट को चेंज नहीं करना चाहता। लेकिन फिर साइंस ये कहता है कि नहीं, दिमाग जो है वो न्यूरोप्लास्टिक होता है और न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि इस रूट को चेंज किया जा सकता है। तो रूट को जैसे चेंज अगर करना है हमें तो मोटिवेशन और क्यूरियोसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कैसे उसको जनरेट करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें डिसिप्लिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आपने सही कहा। डिसिप्लिन के बिना तो नहीं हो सकता। डिसिप्लिन का मतलब वो हार्ड एंड फास्ट डिसिप्लिन की हम नहीं बात कर रहे हैं। एक चीज़ को निरंतर बार बार करना, निरंतर बार बार आपको करनी पड़ेगी। हैबिट फॉर्मेशन करने की डिसिप्लिन आप में होनी चाहिए। अब वो हैबिट आप कैसे फॉर्म करेंगे ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, बिना उसके नहीं हो सकता है। मुझे लगता है आपने जो शुरुआत में एक बात कही थी कि जीवन का ऑब्जेक्टिव आप ढूंढ लेते हैं तो फिर आपको काम करने की आवश्यकता नहीं होती, कि वो उस ऑब्जेक्टिव से लगातार जुड़े रहना वो आपको मोटिवेशन भी देगा, हैबिट भी बनाएगा। मैं इस बात पर आना चाहूँगा कि हम जन्म लेते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बीच के जो स्टीरियोटाइप बने हुए हैं कि इतने एज तक शिक्षा, फिर व्यवसाय, फैमिली लाइफ, फिर रिटायरमेंट एज, फिर सोशल सर्विसेज हमने की या रिलीजियस सर्विसेज हमने कुछ की, एक फिक्स पैटर्न जैसा कुछ बन गया है। बट मैं अनफॉर्चुनेटली मैं इस सब में कहीं, मैं इस पृथ्वी पे क्यों आया हूँ या मेरे लिए क्या बेहतर है, इसको ढूंढने का तरीका क्या है, वो अभी तक समझ में नहीं आता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट आपने बताया और ये सारे लोगों को, सारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा इसमें। जैसे सिमन सैनिक को मैंने रेफ़र किया तो वो कह रहा है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं जिसमें सक्सेसफुल हैं या नहीं सक्सेसफुल, आप उनसे पूछिए कि भाई आप क्या करते हो, व्हाट आर यू डूइंग। ऑल ऑफ देम विल बी एबल टू आंसर दैट कि मैं ये बनाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। फिर आप पूछिए कि हाउ आर यू डूइंग, तो उसमें से नंबर कम हो जाएगा। उसमें से कुछ होंगे जो नहीं बता पाएंगे कि वे कैसे करते हैं। और फिर आप थर्ड क्वेश्चन पूछिए, व्हाई आर यू डूइंग। ब्यूटीफुल। अब जैसे व्हाई आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग एंड व्हाई आर यू डूइंग, व्हाई आर यू डूइंग। अब व्हाई आर यू डूइंग पूछेंगे तो उसमें से मुश्किल से 10% के पास इसका जवाब होगा। और वो कहता है कि वो कंपनी को निकालता है, निकाल करके एग्जाम्पल देता है कि देखिए ये कंपनीज हैं जिन्होंने वाई को आंसर किया एंड देन देखिए उसकी सर्वाइवल और उसका जो ग्रोथ है अमेजिंग है। सो वाई का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। एज ए टीचर, एक बच्चा था जो फेल कर गया, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए सेमेस्टर में। तो मैंने उससे पूछा कि वाई हैव यू फेल्ड, तो उसने कहा कि आई कुड नॉट स्टडी वेल। नेचुरल क्वेश्चन, नेचुरल आंसर है। फिर मैंने उससे पूछा वाई यू डिड नॉट स्टडी वेल, तो फिर उसने कहा आई कुड नॉट स्लीप, यू नो दीज डेज आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप वेल इन द नाइट, तो आई वॉज फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड, मैं पढ़ नहीं सका ठीक से। तो मैंने फिर उसने पूछा वाई यू वेर नॉट एबल टू स्लीप दीज डेज। फिर कहा कि ओ सर एक्चुअली यू नो आई हैड ए फाइट विथ माई फ्रेंड, ही वॉज माई वेरी क्लोज फ्रेंड and somehow I am not keeping well with him, my relationship is not going very well, so you know that disturbed me quite a lot. Then I asked him, why have you fought with your friend? And then he started telling me all those nuances. You know, अब उसको देखिए, 5 बार मैंने उससे why पूछा, why 5 times. Now question यहाँ पर ये है कि जब मैंने उससे 5 बार why पूछा तो मैं रूट कॉज जान पाया कि ये बच्चा जो फेल हुआ है
वो सिर्फ पढ़ाई की वजह से नहीं फेल हुआ है। ये नहीं कि वो नहीं पढ़ा इसलिए, वो फेल हुआ है इसलिए कि उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है अपने दोस्त के साथ। यू अंडरस्टैंड दैट? तो अब mentally एज एन prepared नहीं है वो। एजुकेटर, अब सोचिए आप, एज एन एजुकेटर इफ आई वुड नॉट हैव आस्क्ड 5 व्हाई टू हिम, कोई तरीका ही नहीं है मेरे लिए ये जानने का कि ये फेल कैसे किया और क्यों किया। और ये कितना इंपॉर्टेंट है एक एजुकेटर के लिए ये जानना कि भाई रूट कॉज क्या है। बिल्कुल। इसी तरीके से इसी फॉर्मूले को अगर आप अपने लाइफ में अडॉप्ट करेंगे तो आप जैसे मान लीजिए कोई एक काम करना चाहते हैं, कोई एक चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई अचीव करना चाहते हैं, आप पूछिए ये सवाल वाई, और ये सवाल आप 5 बार पूछिए। ये फॉर्मूला है, ये मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ। एनीथिंग 5 टाइम्स इफ यू आस्क वाई फॉर द सेम थिंग, you will get on to the root cause and that will give you the purpose of life. तो purpose of life find करने के लिए आपको ये एक वर्ड है why, जिसको आपको 5 बार पूछना है। बिल्कुल, पुनीत जी सर ने बहुत बहुत अच्छी सुंदर। बात और करी जबकि है। हम हमारे परिवार में देखते हैं सवाल बिल्कुल। पूछने के रिवाज को तो हमने खत्म ही कर दिया है। बिल्कुल। बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है, तुम चुप रहो कुछ नहीं जानते हो। अब बजाय उसके के आंसर को देने की या आंसर ढूंढने के, हम उसकी क्यूरियोसिटी को किल कर देते हैं। फैमिली सिस्टम पर हम बात करना चाहेंगे। अर्पिता, आप फैमिली सिस्टम पर कुछ बात करना बिल्कुल चाहेंगे? पुनीत कैसे जी, बच्चों लेकिन को मैं curious फैमिली बनाएं? सिस्टम से पहले मैं ना आपको बता दूं, क्योंकि एक राजस्थान का प्रोग्राम है, अलबेलो राजस्थान हम देख रहे हैं, तो मैं 4 लाइनें बोलूंगी, फिर मैं बताऊंगी कि मैं लाइनें क्यों बोल रही हूँ। हम बता दें दर्शकों को कि संस्कृति पे गर्व है हमारा, भाषा पर अभिमान है, रंग रंगीलो छैल छबीलो हमारा राजस्थान है, अलबेलो राजस्थान है। अब पुनीत जी बताइए मैंने क्यों बोली ये 4 लाइनें? इसलिए क्योंकि हमारे साथ जो आज के गेस्ट बैठे हैं वो खुद एक कवि हैं, वो बेहतरीन लिखते भी हैं, तो उनसे क्यों ना कुछ लाइनें सुन ली जाए। आपके मन के नज़दीक जो भी लाइन हो, कविता हो, छंद हो, जो कुछ भी आप साझा करना चाहें। मैं अपनी कविताएं तो मुझे मैं लिखता हूँ, काफ़ी दिनों से अभी नहीं लिखा है। जब मैं कॉलेज में था उस वक्त लिखा करता था। करीब 30-40 कविताएं मेरे पास हैं। ज़्यादातर मैं एड्रेस करता था, एनवायरनमेंट बेस्ड कविता थी, और इस तरह की कविताएं मैं लिखता था। तो 1-2 लाइन मुझे याद है, वो मैं सुना दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं लोगों को 2 लाइन सुनाना चाहूँगा जो मेरा बहुत ही फेवरेट है। और ये किसका है ये मुझे नहीं पता, मैं सर्च करूँगा, पता लगाऊंगा किसका है, लेकिन ये मेरा नहीं है। 2 लाइन कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पर बैठकर क्या आसमान देखता है। ये सेंस अगर आपके अंदर आ गया तो आप अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। मेरी कविता एक छोटी सी है, मैं पूरी कविता नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन मुझे याद नहीं, काफ़ी लंबी कविता है ये। मैंने एक ट्री को एड्रेस किया था, वृक्ष को। तो मैं शुरू के जो 2-4 लाइन है वो मैं आपसे सुना देता हूं, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता था। वृक्ष तुम क्यों उगाते हो मेरे सर में, वृक्ष तुम क्यों उगाते हो मेरे सर में, जानते नहीं तुम्हें उगा देखकर लोग आएंगे, उखाड़ ले जाएंगे तुम्हारी जड़, काट डालेंगे अपनी कुल्हाड़ी की तेज धार से, और तुम्हारे साथ साथ कट जाएंगी मेरी भी बाहें, क्योंकि तुम मेरी छाती से निकल रहे हो और दाएं बाएं हाथों पे चल रहे हो। वाह, बेहतरीन, बहुत खूब। प्रकृति को इंटीग्रेट किया खूबसूरत तरीके से आपने किया, और कंसर्न भी आपने रिफ्लेक्ट की कि वृक्षों का जीवन और हमारा जीवन एक साथ जुड़ा हुआ है। वो है तो हमें तो वो है। फैमिली सिस्टम पे आता हूँ। क्यूरियोसिटी पे आपने बीच में भी कहा था कि डिसिप्लिन, क्यूरियोसिटी एंड मोटिवेशन, तीनों बातें महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर से नए दौर में जब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं और दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो गए, ऐसे में अपब्रिंगिंग बहुत क्रूशल है। हम देख रहे हैं कि संसाधन तमाम है, लेकिन वैल्यू सिस्टम नहीं, इंसान नहीं बना रहे हैं, हम मशीन बना रहे हैं कि हमने सेट पैटर्न ऑफ एजुकेशन लिया, कोचिंग की, ये एंट्रेंस पास किया, ये कुछ हासिल कर लिया, ये बन गए, लेकिन खुशी अभी भी नहीं मिल पाई। तो खुश होने की जो व्यवस्था है उसको मार्क्स से नहीं जोड़ करके ज़िंदगी जीने की जो हम कला है, नए पेरेंट्स के लिए कैसे आप मदद कर सकते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं पेरेंटिंग का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से, जो स्टूडेंट्स के साथ रहने का और अपने बच्चों के साथ रहने का, उसके अनुभव पर के विषय पर मैं बोल रहा हूँ कि पेरेंटिंग के बारे में लोग पूछते हैं कि भाई पेरेंटिंग है क्या। तो कहा जाता है कि पेरेंटिंग इज ए प्रोसेस इन विच द चिल्ड्रंस ग्रो। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बच्चे बड़े होते हैं, उसको अच्छी पेरेंटिंग कही जाती है। तो किसी ने कहा कि भाई दिस इज़ अ रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग इज़ नेवर अ प्रोसेस वेयर द चिल्ड्रंस ग्रो। चिल्ड्रंस तो अपने आप ग्रो कर जाएंगे। पेरेंटिंग इज ए प्रोसेस वेयर द पेरेंट्स ग्रो।
और जिस पेरेंट्स को ये समझ में आ जाता है कि आई हैव टू ग्रो विथ द चाइल्ड, यू नो, वो एक अच्छी पेरेंटिंग हो सकती है। अब जैसे इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि मेरा बच्चा अगर क्रेयॉन लेकर के दीवार के ऊपर कुछ लिखता है और उसको मुझे लगता है कि वो दीवार गंदा कर रहा है, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं उसको डांट सकता हूँ, तो डांटना जो है वो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि डांटना या थप्पड़ मारना या जो भी आप हाई हैंडेडनेस यूज़ करते हैं, इससे काइंड ऑफ अरेस्टिंग द बिहेवियर, इट्स नॉट एलिमिनेटिंग द बिहेवियर। एज ए पेरेंट्स आपको बिहेवियर को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, the behavior, not eliminating the not eliminating the behavior. Your interest is in eliminating the behavior, not arresting the behavior or changing the behavior. ये आपका इंटरेस्ट है। तो आपका अगर ये इंटरेस्ट है एज ए पेरेंट, तो आप उसको डांटिए मत, क्योंकि डांटने से वो बिहेवियर फिर से वापस आएगा और वो थोड़ी देर के लिए दबेगा और बाद में चल करके वो बैकफायर करेगा। तो आपको ये करना है कि उसको डांटने की जगह पर उसको बुलाइए, उसके साथ बैठिए और उसको बात करिए कि वो क्यों लिखता है, कि उसको मज़ा आता है, तो आप उसको करने दीजिए। द मोमेंट ही इज़ एबल टू वेंट आउट हिज फीलिंग्स एंड ऑल, फिर उससे बात करिए कि ओह यू आर ए ग्रोन अप बॉय, you see a grown up boy should not do this kind of, you know, you have to dedicated place दीजिए उसे करने के लिए। You have to construct an argument to convince the child that you know is not good instead of so dialogue बहुत important है। ये मैं आपको बताना, इस एग्जांपल से मैं ये बताना चाह रहा था कि डायलॉग बहुत important है। वो बिहेवियर चेंज होगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आपको एक कांस्टेंट डायलॉग बच्चे के साथ करते रहना पड़ेगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम मिस कर जाते हैं एज ए पेरेंट, वो है डायलॉग। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको कि मेरा बच्चा जब छोटा था, तो वो जब मैं ऑफिस से आता था तो भाग के आता था, मुझे गले लगता था और कहानियाँ सुनाता था और सब बात। लेकिन अब जब बड़ा हो गया है तो पता ही नहीं चलता वो कहाँ है, किस रूम में बैठा हुआ है, किस दोस्त के साथ बैठा हुआ, मिलता भी नहीं है, राइट। उसका रीज़न ये है, अब कुछ बताता भी नहीं है, तो डायलॉग बंद हो गया। तो पेरेंट का जो डायलॉग है अपने बच्चे के साथ, वो कितना स्टैब्लिश हुआ है और कितना चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। और किसी भी स्टेज में ये बंद नहीं होना चाहिए। पेशेंस भी बहुत कम हो गया है, पेरेंट्स की भी हम बात करते हैं तो पेशेंस लेवल भी कम हो गया है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। टाइम आप प्रायोरिटीज़ आपकी अगर अलग हो गई हैं, पैसा कमाना और जीवन की भागदौड़ अगर प्राथमिकता है, तो निश्चित तौर पर सुकून आपसे पीछे छूट जाएगा और खुशी भी नहीं मिल पाएगी। तो आनंद और शांति दो मुख्य मुद्दे हैं, उन्हें अगर आप फोकल पॉइंट अगर आप वो बना देते हैं और फिर उसके इर्द गिर्द अपना जीवन का ताना बाना बुझते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर आनंद भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और आप जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएंगे। आपका अनेक अनेक धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर प्रभात, आप स्टूडियो में आए और बहुत ज़रूरी बातें हमारे साथ साझा की। मुझे लगता है हैप्पीनेस पर अभी कुछ और गहरी बातें होने की ज़रूरत है। आपने इंस्टीट्यूशन में जो लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की, हैप्पीनेस वो सवाल रह गया, लेकिन फिर कभी सही। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को पुनः याद करते हुए कि डॉक्टर सिंह आज भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन देश के प्रति अपनी सेवा और विनम्रता के लिए सदैव याद रखे जाएंगे। उनके एक खास लाइन, जो फेमस लाइन है, उसके साथ अर्पिता दर्शकों को भी हम धन्यवाद और विदा लेंगे। हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। बहुत खूब, अनेक धन्यवाद, नमस्कार।